गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज तारीख है 9 जनवरी 2023 और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री की किताब हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेडिंग में दिया हुआ है, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और शॉर्टकट में बहुत जल्द इसको समझ करके हम लोग फिनिश कर लेंगे और फिर चैप्टर नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कहानी का प्लॉट क्या है। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उनकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी कि वेद क्या है, तो चलिए पता लगाते हैं वेद क्या है। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हैं वेद। ठीक है, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। कुल कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, मैंने गलत लिखा, आधा का होगा। दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। आप लोग जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हमारे लिए काम का क्या है। सबसे पुराना वेद इनमें कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी, 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, बस इतना ही हमारे काम का है। इसके बाद आगे बताया गया है कि इन वेदों में क्या है। तो देवताओं की पूजा है, देवताओं की आराधना है, उनके लिए प्रार्थनाएं की गई है। किन देवताओं की? तो अग्नि की, इंद्र की, सोम की और बाकी सारी कहानियां हैं। तो वो सब हमारे लिए भी फिलहाल उतना काम का नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण है, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ठीक है, प्राक मतलब प्राचीन संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत जो है। सवाल अगर पूछा जाएगा कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो आंसर होगा संस्कृत, या बेहतर आंसर कहें तो प्राक संस्कृत। चलिए फटाक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि संस्कृत और अन्य भाषाएं क्या है। आजकल हमारे देश में भाषाओं को लेकर के बहुत झगड़ा है। संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तमिल, बहुत तरह की बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। ये एग्जाम में पूछे या ना पूछे, हम सभी को जानना चाहिए। जैसे संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा। भारोपीय बोले तो भा मतलब भारत प्लस यूरोपीय, भारोपीय भाषा है। संस्कृत जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। हम लोग बोलते हैं ना कि संस्कृत हमारे देश की भाषा है, प्राचीन भाषा है। ऐसी ये बात है, सच है। लेकिन ये भारत की सिर्फ नहीं है, बल्कि भारत प्लस यूरोप दोनों
की मिलीजुली भाषा है। भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं जो हैं, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, खासतौर से जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी है। यूरोप के जो जितने सारे देश हैं उनकी जो भाषाएं हैं वो और संस्कृत आपस में मिली जुली हैं। जैसे कि उन्हें एक भाषा परिवार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें से कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मातृ, संस्कृत में मातृ बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में मदर बोलते हैं। माँ 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 तीनों में आ गया ना, इसीलिए इसको भारोपीय भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये जो 4 लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जो है, ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जिसके लिए कि हमेशा बहुत ही विवाद होता रहता है। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं, झारखंड और मध्य भारत जैसे कि बिहार, तो इन हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया और एशिया दोनों के मिलने से ये जो बना है, ये हम लोग मध्य भारत में बोलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इतिहासकार जो हैं वो 3500 साल पुराने किताब ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में, वार्तालाप मतलब बातचीत, ठीक है, तो बातचीत के रूप में बहुत सारी बातें उसमें दी गई है। जैसे कि इसमें है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच का यह संवाद, मतलब कि विश्वामित्र नाम के एक ऋषि जो हैं वो व्यास और सतलुज नदियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो सब दिया हुआ है। यहाँ पर एक तस्वीर है एक प्राचीनतम ऋग्वेद के पांडुलिपि की, देख सकते हैं, और जो संवाद है विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच में, व्यास और सतलुज, वो सारा संवाद यहाँ नीचे दिया हुआ है। ये हमारे काम का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। तो प्राचीन समय में हमारे भारत में लोग प्रार्थना भी करते थे तो वो बेटा मांगते थे या फिर घोड़ा मांगते थे, उनके लिए वही काम का था। बाकी आगे सब कुछ जो कुछ दिया हुआ उतना काम का हमारा नहीं, फिर भी मैं छोटा छोटा आपको बताता हूँ। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। ठीक है, जो पुरोहित होते थे पूजा पाठ करवाने वाले, उनको दिया जाता था। सबसे कमाल की बात यह है कि उस समय में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ऋग्वेद का जो समय था उस समय में किसी राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। लोग टेम्पररी काम करते थे, फिर अपने अपने खेती बाड़ी में लग जाते थे। युद्ध हुआ तो लड़ने गए और युद्ध खत्म तो खेती बाड़ी कीजिए, इस तरह से यहाँ पर होता था। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग कि आज भी होता है, जनता, जन जन, और दूसरा था विश्व। ठीक है, चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गई किताबों की बातें, और हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो अब कब्रों, इतिहासकार जो होते हैं, पुरातत्वविद जो है, वो कब्रों को खोद करके वहाँ से भी जानकारियाँ निकाल लेते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब जो है कब्र में क्या देखते हैं इतिहासकार। सबसे पहले कब्र में ये देखते हैं कि कब्र जिन पत्थरों से बना है वो पत्थर कितने साल पुराने हैं, उन पत्थरों का साइज क्या है, कब्र किस आकार में बनाए गए हैं। जैसे कि पहला एक में कहेंगे पत्थर कितना पुराना, ठीक है। दूसरा में कहेंगे साइज, पत्थर का साइज।
तीसरा में कब्र का आकार, मतलब कितना बड़ा है। और चौथा ये देखेंगे कब्र के अंदर क्या क्या मिला। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देख करके इतिहासकार जो है वो अनुमान लगाते हैं कि जिस समय यह कब्र बनाए गए थे वो कौन सा समय था। इस पे वो कुछ महत्वपूर्ण अपनी बातें रखते हैं। यहाँ पर एक तथ्य है कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। महापाषाण बोले तो बड़े बड़े साइज के पत्थर। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं कहीं कहीं, जैसे ये देख सकते हैं, ये जो सर्कल बनाया हुआ है यहाँ पर पत्थरों से, तो इस डिजाइन के कब्र भी मिलते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के अलग अलग डिजाइन के कब्र मिलते हैं। और उन कब्रों में जो कुछ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले थे उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, लाल मिट्टी, काले लाल मिट्टी के बर्तन। ठीक है, चलिए कि अब यहाँ पर सवाल है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, तो अगर स्पष्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर याद दिला दूँ कि हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। उस समय तक इंसानों को लोहे की जानकारी नहीं थी। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं कि जो कब्र थे वो 2 तरह के होते थे। ठीक है, कुछ कब्रों में बहुत कुछ कीमती सामान मिले हैं। ठीक है, जैसे कि एक ब्रह्मगिरी में एक कब्र है साउथ इंडिया में, 33 सोने के मनके और शंख मिले, मतलब वो किसी अमीर आदमी का कब्र होगा। और कुछ आम आदमी का जो कब्र था तो उसमें नॉर्मल मिट्टी का बर्तन वगैरह उसमें रहता था। चलिए अब बाकी ये इनाम गांव का एक जो व्यक्ति का कब्र है उसके बारे में बताया गया है, वो हमारे काम का फिलहाल उतना नहीं है। चलिए अब फटाफट यहाँ बढ़ते हैं कि अब उन कब्रों में जो कंकाल मिले हैं उनसे क्या हमें जानकारी मिलती है अतीत की और हमारे इतिहास की। चलिए उसमें से एक है कि आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र मेडिकल पर चरक संहिता नामक किताब लिखी थी। वो मानते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है, अभी तो हम लोग 206 जानते हैं। तो अनुमान लोग लगाते हैं कि वो चरक जो है अपने किताब में जिन 360 हड्डियों की बात करते हैं उसमें वो 32 दांत और कार्टिलेज को जोड़कर बताते होंगे, ऐसा अनुमान है। चलिए अब इनाम गांव के कब्र की कहानी है, तो वहाँ पर लोग कैसे काम करते थे उसका अंदाज़ा यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। फटाफट आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमें चीन की एक मतलब चीन देश की एक पांडुलिपि यहाँ पर दी हुई है जो लगभग 3500 साल पुरानी है, जितना कि पुराना हमारा वेद है। चलिए तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया बहुत जल्दी, बहुत खुशी हुई। फटाफट अब देख लेते हैं कि इसमें जो है अब महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी आई। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे वेद, तो वेद 4 हैं। प्रार्थना, वेदों में जो लिखा हुआ वो प्रार्थनाएं हैं। भाषा कौन सी है? तो संस्कृत, प्राक संस्कृत है, उसमें रथ यज्ञ का जिक्र होगा, राजा। महापाषाण मतलब बड़े पत्थर। चलिए बाकी लोहा कंकाल। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेते हैं। सुक्त, सुक्त मतलब क्या? अच्छी तरह से बोला गया, शुरू में लिखा हुआ था। रथ, युद्ध में प्रयोग किया जाता था, रथ का ना प्रयोग युद्ध में होता था, रामायण आप लोगों ने देखा होगा। यज्ञ, एक तरह का अनुष्ठान। दास मतलब गुलाम, और महापाषाण मतलब सजाए गए पत्थर। ठीक है, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। खालिस्तान के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पीछे लौट करके देखना होगा कि दासों के बारे में कहाँ बताया गया है। दासों का
अच्छा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कर दूंगा। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये सारा का सारा नेक्स्ट वीडियो में मैं कर दूंगा, फिर लंबा हो जाएगा ये वीडियो, शॉर्टकट में समाप्त करते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इधर दिए हुए हैं, वेदों की रचना का काल लगभग 3500 साल पहले है। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। और चरक ने कब लिखा था किताब? लगभग 2000 साल पहले। और यही सब लगभग मैंने अपना क्वेश्चनियर तैयार किया है, तो उसे भी फटाफट देख करके रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना हुई थी लगभग 3500 साल पहले। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? तो सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद किस भाषा में लिखे हुए? संस्कृत में। चिकित्सा शास्त्र पर लिखी पुस्तक चरक संहिता किसकी रचना है? चरक की। महापाषाण कब्रें माने बड़े सजाए हुए पत्थर के कब्रें बनाने की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3000 साल पहले। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो चलिए, ये था हमारा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, क्या बताती हैं हमें खबरें और किताबें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपके लिए हेल्पफुल है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।